नमस्कार, एबीपी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित सिंह सावल। भारत का हूं, भारत की बात करता हूं। सरकार कोई भी हो, उसके लिए सबसे बड़ी चीज होती है साख, जनता का भरोसा और इकबाल। अगर इसी पर आंच आने लगे तो फिर बात बड़ी मानी जाती है। कोलकाता रेप कांड के मामले में आज पश्चिम बंगाल सरकार की साख को बट्टा लगा। इस मामले का खुद संज्ञान लेने वाले सुप्रीम कोर्ट ने आज ममता सरकार की पुलिस पर तल्ख टिप्पणी की। भारत की बात में आज आप देखेंगे कोर्ट रूम में हुई बहस की हर बड़ी बात और यह भी जानेंगे कि आखिर वो कौन सी 5 गलतियां हैं जिनसे कोलकाता पुलिस की थ्योरी पलट गई। इसके साथ ही बात राहुल गांधी के मोदी शो की। आखिर श्रीनगर में नेता प्रतिपक्ष ने क्यों की पीएम मोदी की बॉडी लैंग्वेज की नकल, बताऊंगा इसकी पूरी खबर। साथ ही होगी बात यूपी बीजेपी की खींचतान पर संघ की बड़ी नसीहत की। आखिर सरकार संगठन के नेताओं को आरएसएस ने सुलह का कौन सा मंत्र दिया। लेकिन सबसे पहले बात कोलकाता कांड पर सुप्रीम कोर्ट की फटकार की, जिसने पश्चिम बंगाल पुलिस के पैरों तले की जमीन खिसका दी है, क्योंकि अदालत ने जो कहा है उसका असर दूर तक होने वाला है। देखिए यह खास रिपोर्ट। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर से रेप और मर्डर केस की सुनवाई हुई तो देश की सबसे बड़ी अदालत के सवाल हथौड़े की तरह बरसते गए और ममता सरकार के तर्क बिखरते चले गए। कोलकाता रेप और मर्डर केस में सुप्रीम कोर्ट ने जो 5 गलतियां खोज निकाली हैं, वो आने वाले दिनों में पश्चिम बंगाल की ममता सरकार और कोलकाता पुलिस की साख पर बट्टा लगा सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले 3 दिनों में दूसरी बार मामले पर सुनवाई करते हुए सीधे सीधे कोलकाता पुलिस को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। जस्टिस पार्डीवाला ने सुनवाई के दौरान कहा कि अदालत को कोलकाता पुलिस की भूमिका पर संदेह है। उन्होंने ये भी कहा कि घटनास्थल से सुराग इकट्ठा करने में देर हुई, इससे इनके मिटने का अंदेशा है। जस्टिस पार्डीवाला ने कहा कि अननेचुरल डेथ की बात डेड बॉडी उठाते समय ही पता चल गई थी। ऐसे में पोस्टमार्टम के बाद एफआईआर की बात हैरान करती है। एफआईआर में देरी की बात चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने भी उठाई। उन्होंने कहा कि एफआईआर वारदात के 14 घंटे बाद की गई। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि अननेचुरल डेथ की डायरी एंट्री सुबह हो गई, लेकिन क्राइम सीन का डिमार्केशन रात में हुआ। ये परेशान करने वाली बात है। सुप्रीम कोर्ट के सवालों पर जब पश्चिम बंगाल सरकार के वकील कपिल सिब्बल लड़खड़ाए तो अदालत ने अगली तारीख पर किसी जिम्मेदार पुलिस अफसर को हाजिर करने का आदेश दिया और सुनवाई के लिए 5 सितंबर की तारीख तय कर दी। देश की सबसे बड़ी अदालत में आज की सुनवाई थमी तो राजनीति चालू हो गई। ममता बनर्जी चोरों को बचाने की कोशिश कर रही है, रेपिस्ट को बचाने की कोशिश कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को इतना दहाड़ा, कोई भी राज्य सरकार के मुखिया होता तो शर्म के मारे अपने पद से इस्तीफा दे देते। बीजेपी लड़ रहा है, जस्टिस मिलना चाहिए, ममता बनर्जी को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। बीजेपी के हमलों से तिलमिलाए ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी के सांसद अभिषेक बनर्जी जवाब देने आए और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, देश में आरजीकर मेडिकल कॉलेज घटना के खिलाफ पिछले 10 दिनों से चल रहे विरोध प्रदर्शन और इंसाफ की मांग के दौरान देश के अलग अलग हिस्सों में बलात्कार की 900 घटनाएं हुई। अभिषेक बनर्जी हो या टीएमसी का कोई दूसरा बड़ा नेता, सुप्रीम कोर्ट में ममता सरकार को लगी फटकार पर किसी ने जुबान नहीं खोली। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है, सुप्रीम कोर्ट वांट्स एक्शन। बंगाल में प्रशासन से एक्शन नहीं होता, इनएक्शन 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 एवरीवेयर, वो ठीक नहीं है। और इस बीच खबर है कि सीबीआई अब कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल रहे संदीप घोष समेत 4 लोगों का पॉलीग्राफ टेस्ट कराना चाहती है। इसके लिए सियालदह की अदालत में अर्जी लगा दी गई है और अदालत ने इसे मंजूरी भी दे दी है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की, जो जम्मू कश्मीर में पार्टी के लिए चुनावी संभावनाएं तलाश रहे हैं। गठबंधन के लिए राहुल ने श्रीनगर में उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला के साथ मीटिंग की। इसके बाद
नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुखिया फारूक अब्दुल्ला ने गठबंधन को फाइनल बताया, लेकिन अलायंस पर इस बातचीत से ज्यादा चर्चा राहुल गांधी के मोदी शो की हो रही है। आज उन्होंने प्रधानमंत्री के बॉडी लैंग्वेज की नकल कर मोदी के आत्मविश्वास को तोड़ने का दावा कर डाला। नरेंद्र मोदी जी की कॉन्फिडेंस को इंडिया गठबंधन ने खत्म कर दिया। आपने देखा होगा जो पहले नरेंद्र मोदी जी छाती फैला के आते थे, याद है आपको? यूं आते थे, अब यूं आते हैं। ये राहुल गांधी का मोदी शो है। श्रीनगर में राहुल ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच पीएम मोदी के बॉडी लैंग्वेज की नकल ही नहीं की, ये भी दावा कर दिया कि हमारे गठबंधन ने प्रधानमंत्री मोदी के आत्मविश्वास को खत्म कर दिया। और हराया किसने? नहीं, राहुल गांधी ने नहीं, नहीं, राहुल गांधी ने नहीं, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा ने, इंडिया गठबंधन की विचारधारा ने, मोहब्बत ने, एकता ने, रिस्पेक्ट। राहुल की पीएम मोदी के बॉडी लैंग्वेज की नकल ने बीजेपी को भड़का दिया। वही 56 इंच का सीना है, वही आतंकवादियों, आतताइयों, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाइयां हैं। 99 पे अटके हुए श्रीमान राहुल गांधी जो मानसिक स्थिति जो है वो कुछ ज्यादा खराब हो गई है। बीजेपी को उकसाने वाली बात तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कही। पीएम मोदी को तानाशाह बता डाला। इंडिया गठबंधन एक डिक्टेटर को सत्ता में संपूर्ण बहुमत से आने में रोका, यही बहुत बड़ी कामयाबी इंडिया गठबंधन की है। जम्मू कश्मीर में सितंबर में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। राज्य में 10 साल बाद ये चुनाव हो रहे हैं। अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद होने वाले पहले इलेक्शन के लिए कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ बड़ा चक्रव्यूह तैयार किया है। इसके लिए पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस से हाथ मिलाने जा रही है। राहुल ने उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला के साथ गठबंधन पर चर्चा की। राहुल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और केसी वेणुगोपाल के साथ फारूक और उमर से मिले। इन मुलाकातों पर बीजेपी की भी नजर थी। जो अलायंस है वो ऑन ट्रैक है और इंशाल्लाह ये बिल्कुल अच्छी तरह से अलायंस चलेगी। फाइनल हुआ अलायंस? आपने जी हाँ, फाइनल हो गया है। पूरे 90 सीट्स पे ये पूरे 90 सीट्स पे अलायंस। शुक्र है राहुल गांधी जी के एजेंडे में जम्मू कश्मीर भी आया, चाहे वो चुनाव के कारण ही आया हो। जनता जानना चाहती है कि 370 और 35 पर कांग्रेस का स्टैंड क्या है। राहुल गांधी उसी श्रीनगर में थे जहां पिछले साल 30 जनवरी को उनकी भारत जोड़ो यात्रा खत्म हुई थी और तब से अब तक कांग्रेस का ग्राफ पहले के मुकाबले काफी बढ़ा है। ये अलग बात है कि इसके बावजूद कांग्रेस इस साल के आम चुनाव में मोदी सरकार को सत्ता में वापसी से रोक नहीं पाई। राहुल ने पार्टी कार्यकर्ताओं से फिर ये वादा दोहराया है कि जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करवाना हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। यूपी बीजेपी में अब ऑल इज वेल का माहौल है। वजह है सरकार, संगठन और संघ का समन्वय। इसमें पार्टी के भीतर मतभेद से लेकर चुनाव जीतने की रणनीति तक पर गहन मंथन हुआ। दो टूक बातें हुई, संघ की तरफ से सीधी सलाह दी गई। कहा गया कि मतभेद हो तो बड़े नेता आमने सामने बैठकर संवाद करें, समाधान निकालें। संकेत है कि उपचुनाव की तैयारियों में बीजेपी को संघ के स्वयंसेवकों का भी पूरा साथ मिलेगा। यूपी बीजेपी के भीतर खटपट की खबरें अब थम चुकी हैं। वजह है बीजेपी सरकार, संगठन और संघ की समन्वय बैठक। बीजेपी और संघ के बीच समन्वय की जिम्मेदारी संभालने वाले आरएसएस के सह सर कार्यवाह अरुण कुमार के साथ बुधवार रात यूपी बीजेपी के कोर ग्रुप की मीटिंग हुई, जो करीब 3 घंटे तक चली। इसमें सबको साथ मिलकर चलने की नसीहत दी गई। सरकार, संगठन और संघ की ये समन्वय मीटिंग मुख्यमंत्री आवास पर हुई, जिसमें दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी साथ बैठे। इसमें बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और आरएसएस के पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्र के प्रचारक भी शामिल थे। सूत्रों के मुताबिक संघ की ओर से ये नसीहत दी गई है कि बीजेपी के नेता एक होकर के चलें और दुष्प्रचार का एक होकर के मुकाबला करें। खास बात ये है कि ये नसीहत
तब सामने आई है जब विपक्ष बीजेपी में मतभेद की खबरों को लगातार तूल दे रहा है। सूत्रों की माने तो समन्वय मीटिंग में संघ की तरफ से कई खास सलाह दी गई। सरकार और संगठन के नेताओं से कहा गया कि एक दूसरे के प्रति परस्पर प्रेम का इजहार करें। कौन बड़ा कौन छोटा की बहस को रोका जाए। ऐसी स्थिति से बचना चाहिए। मतभेद हो तो आपस में बैठकर संवाद करें और समाधान निकालें। मीडिया में बयान देने और गुटबाजी से बचें। संघ ने ये भी नसीहत दी कि दूसरे दलों से आए लोगों के मुकाबले पार्टी के पुराने कार्यकर्ताओं पर ज्यादा भरोसा किया जाए। इस बैठक में संविधान को खत्म करने के विरोधी दलों के दुष्प्रचार को कैसे बेअसर किया जाए, इसे सबसे बड़ा चैलेंज माना गया। इसके साथ ही जातिवाद के काट को लेकर हिंदुत्व पर ज्यादा से ज्यादा जोर दिया जाए, इस पर भी विचार विमर्श किया गया। कार्यकर्ताओं और जमीनी नेताओं के मनोबल को मजबूत करने पर भी चर्चा हुई। सूत्रों की माने तो ये तय हुआ कि पार्टी के निष्ठावान और पुराने कार्यकर्ताओं के समायोजन पर जोर दिया जाए। इसके लिए जल्द से जल्द बोर्ड निगम निकाय में पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को बड़ी जिम्मेदारी देने पर सहमति बनी। प्रचार से सरकार का गहरा नाता होता है, इसमें भी चेहरे की अपनी अहमियत होती है। दिल्ली सरकार के स्वतंत्रता समारोह वाले कार्यक्रम के विज्ञापन में मुख्यमंत्री केजरीवाल की तस्वीर नहीं छपने पर विवाद हो गया है। इसको लेकर आम आदमी पार्टी ने गहरा एतराज जाहिर किया। केजरीवाल सरकार में मंत्री आतिशी तो आपे से बाहर है। सरकार ने अफसरों को नोटिस भेजकर पूछा कि आखिर सरकारी विज्ञापन में मुख्यमंत्री की तस्वीर क्यों नहीं लगाई। अफसरों का जवाब भी दिलचस्प। सारा विवाद इसी विज्ञापन पर है। इसमें तिरंगे की तस्वीर तो है, लेकिन साथ में मुख्यमंत्री केजरीवाल की फोटो नहीं। सीएम की तस्वीर गायब है। इसी बात पर आम आदमी पार्टी आग बबूला है और बीजेपी उसे प्रचार का भूखा बता रही है। दरअसल आजादी की सालगिरह के मुबारक मौके पर दिल्ली की पावरफुल मंत्री आतिशी ने यही विज्ञापन देखा तो भड़क गईं। संविधान के अनुच्छेद देखे, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की जानकारी ली, कोड ऑफ कंडक्ट की नियमावली का अध्ययन किया और इस पूरी कवायद का निचोड़ शो कॉज नोटिस के तौर पर सामने आया, जिसे सूचना एवं प्रचार विभाग के निदेशक और सचिव को भेज दिया गया। मंत्री ने दोनों अफसरों पर आदेश की अनदेखी का आरोप लगाया। लगे हाथ ये भी पूछ लिया कि आपके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जानी चाहिए। मंत्री के एक्शन को लेकर किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले इस विज्ञापन को फिर से देखिए। लहराता तिरंगा है, शुभकामना संदेश भी है, लेकिन दिल्ली सरकार के खर्चे पर छपे विज्ञापन में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का ही चेहरा नहीं है। आतिशी को यही बात खटक गई, क्योंकि बताया जाता है कि आतिशी ने 14 अगस्त को विभाग को फुल पेज का विज्ञापन देने का निर्देश दिया। उन्होंने विज्ञापन पर अरविंद केजरीवाल की तस्वीर के साथ विज्ञापन को मंजूरी दी थी। आतिशी ने केजरीवाल की तस्वीर को लोकतंत्र और स्वतंत्रता के मूल्यों का प्रतीक भी बताया था, लेकिन अफसरों ने उनकी बात नहीं मानी। आधे पेज का विज्ञापन जारी किया और वो भी बिना मुख्यमंत्री की तस्वीर के। इसी बात पर आतिशी ने अफसरों को नोटिस भेज दिया। अब आम आदमी पार्टी दिल्ली सरकार के एक्शन को जायज ठहरा रही है और बीजेपी सवाल उठा रही है। आज की तारीख में दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? श्री अरविंद केजरीवाल जी। मुख्यमंत्री जी की फोटो क्यों नहीं है? ये प्रश्न पूछना क्या कोई गुनाह है, कोई गलती है क्या? तो ठीक किया आतिशी जी ने। दोगलापन है आम आदमी पार्टी की सरकार। ऐसे जो उनके मुख्यमंत्री जो फिलहाल जेल में है, उनकी फोटो लगा के आप बच्चों को क्या संदेश देना चाहते हैं कि ऐसा बनना है आपको, भ्रष्टाचार करना है, चोरी करनी है, जेल में जाना है? मैं तो कहता हूँ अधिकारियों ने बहुत अच्छा काम किया। हालांकि नोटिस पाने वाले सूचना एवं प्रचार विभाग के अफसर भी तू डाल डाल मैं पात पात वाली पॉलिसी पर चल रहे हैं। उनकी दलील है कि 15 अगस्त का कार्यक्रम किसी व्यक्ति के प्रचार का इवेंट नहीं होता। जो व्यक्ति न्यायिक हिरासत में हो उसकी तस्वीर लगाना और भी गलत होता। विज्ञापनों से सरकार को बाहर आना चाहिए, विज्ञापनों के विवादों से भी बाहर आना चाहिए और जनता के लिए कुछ करना चाहिए। करोड़ों रुपए इसने 10-11 साल में विज्ञापनों पे खर्च किए, लेकिन काम के नाम पे साहब हमें काम नहीं करने दिया जा रहा। दिल्ली सरकार और अफसरों के बीच 15 अगस्त के मौके से जुड़ी तकरार का ये दूसरा मामला है। इससे पहले दिल्ली सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा जेल से भेजे गए उस मौखिक आदेश पर रोक लगा दी थी, जिसमें केजरीवाल ये चाहते थे कि उनकी जगह आतिशी 15 अगस्त पर झंडारोहण कार्यक्रम में हिस्सा ले।
बाद में जब विवाद बढ़ा तो ये मौका दिल्ली के गृह मंत्री कैलाश गहलोत को दे दिया गया। अब तिरंगे के विज्ञापन से जुड़ा ये विवाद कितना तूल पकड़ता है, ये देखना दिलचस्प होगा। देखिए, न्याय का सिद्धांत गरीब और दौलतमंद में फर्क नहीं करता। कानून की नजर में फर्क सिर्फ बेगुनाह और गुनाहगार का होता है। और मध्य प्रदेश में आज जो कुछ हुआ उसने यही बात एक बार फिर साबित कर दी। मध्य प्रदेश के छतरपुर में पत्थरबाजों की भीड़ निकल पुलिस पर हमला किया था, जिसमें कई पुलिस वाले घायल हो गए। इसके बाद प्रशासन का एक्शन शुरू हुआ। आरोपी का 5 करोड़ का महल जैसा मकान बुलडोजर की मदद से मलबे के ढेर में तब्दील हो गया। $5 करोड़ की कीमत का महल मिट्टी में मिल गया। बुलडोजर और पोकलिन मशीन ने इसे मलबे में बदल दिया। तस्वीरें फिल्मी लग रही हैं। जरा इसे गौर से देखिए। यहां खड़ी 3 कारों को बुलडोजर ने पहले हवा में लटकाया, फिर जमीन पर पटका। तस्वीरें छतरपुर की हैं, जहां विवादित टिप्पणी के विरोध में सिटी कोतवाली थाने पर पथराव हुआ था। ये बंगला पथराव में शामिल आरोपी हाजी शहजाद अली का है। आरोपी शहजाद की पहचान सीसीटीवी क्लिप से हुई थी। अब इसके खिलाफ बुलडोजर एक्शन हुआ है। 5 करोड़ का बंगला तबाह हो चुका है। बताया जा रहा है कि 20,000 वर्ग फीट में ये बंगला अवैध ढंग से बनाया गया था। अब पूरा मामला समझिए। विवादित टिप्पणी को लेकर ज्ञापन सौंपने पहुंची भीड़ थाने के सामने खड़ी थी। प्रभारी समझाने बाहर आए तो पथराव शुरू हो गया। 10 मिनट तक यहां पत्थरबाजों ने उपद्रव किया था, जिसमें टीआई सहित 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। इनमें एक की हालत गंभीर है। लॉ एंड ऑर्डर को मिली इसी चुनौती को खुद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बेहद गंभीरता से लिया। आरोपियों की पहचान कर फौरन एक्शन लेने का आदेश दिया। नतीजा सामने है। पत्थरबाजों की भीड़ की अगुवाई का आरोप हाजी शहजाद अली पर लगा था। सीएम मोहन यादव के निर्देश पर छतरपुर में 100 लोगों पर नामजद एफआईआर दर्ज हुई थी, तो 250 अज्ञात लोगों को भी पथराव के इस मामले में आरोपी बनाया गया था। उन्होंने जिस प्रकार का आतंक मचाने का काम किया, ऐसे अपराधी, ऐसे गुंडे छतरपुर में तो एक कदम पर नहीं चल सकते और प्रदेश के अंदर भी एक कदम पर नहीं चल सकते। ऐसे लोगों को निस्तनाबूद कर देंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे। एमपी में गृह मंत्रालय खुद सीएम मोहन यादव के पास है और बताया जा रहा है कि उन्होंने पूरे बुलडोजर एक्शन की मॉनिटरिंग भी की। देखिए, एमपी सरकार के बुलडोजर एक्शन पर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने इस पर सख्त विरोध जताया है। इमरान ने सोशल मीडिया पर लिखा कि भाजपा सरकार के मुसलमानों के खिलाफ नफरत का एक और उदाहरण देखिए। मध्य प्रदेश के छतरपुर में मुख्यमंत्री के इशारे पर हाजी शहजाद के घर को जमींदोज कर दिया। नरेंद्र मोदी जी दुनिया भर में सबका साथ सबका विकास का नारा लगाते फिर रहे हैं और उनकी राज्य सरकारें बहाना तलाश कर मुसलमानों का घर तोड़ रही हैं। इमरान ने इस मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट में ले जाने की बात भी कही है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है। इस मामले में चौंकाने वाला तथ्य तो यह है कि एफआईआर कब दर्ज हुई। एफआईआर तब दर्ज हुई जब जो पीड़िता थी उसका जो है अंतिम संस्कार हो चुका था, यानी कि उसके अंतिम संस्कार के बाद में एफआईआर दर्ज हुई। वीडियोग्राफी कब हुई? वीडियोग्राफी तब हुई जब वहां पर स्थानीय डॉक्टरों ने दबाव बनाया पुलिस पर, उसके बाद में वीडियोग्राफी हुई। मुख्य न्यायाधीश की ये टिप्पणी है, वो ये कह रहे हैं कि ये बहुत परेशान करने वाली बात है। सुबह 10:10 पर अननेचुरल डेथ की डायरी एंट्री हुई। इसके बाद रात में क्राइम सीन का डिमार्केशन हुआ। ये कोलकाता पुलिस की कार्यप्रणाली के ऊपर बहुत बड़ा सवाल है। 16 अगस्त को भारत की बात में हमने आपको दिखाया था कि कोलकाता रेप मर्डर कांड में कैसे
कोलकाता पुलिस ने अंधेर गर्दी मचाई थी, कैसे ट्रेनी डॉक्टर के केस का पुलिस ने लापरवाही से कत्ल कर दिया, और आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के वक्त जजों ने कोलकाता पुलिस की नाकामियों पर हैरानी जताते हुए कहा है कोलकाता पुलिस ने जो प्रक्रिया अपनाई वो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड से अलग है। सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा कि मैंने अपने 30 साल के करियर में ऐसा होते हुए नहीं देखा, यानी क्राइम होने के बाद कोलकाता पुलिस ने जिस तरह की लापरवाही दिखाई, उसने लापरवाही के हर रिकॉर्ड को ही ध्वस्त कर दिया। जज ने कहा घटना स्थल पर कई अहम सुराग थे, लेकिन उसे संरक्षित करने में देर की गई, जिससे अहम सबूत मिटाने का अंदेशा है। सुप्रीम कोर्ट की आज की सुनवाई में ममता बनर्जी की कोलकाता पुलिस एक्सपोज हुई है। हम आज आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे पुलिस की लापरवाहियों ने पूरे केस का ही मर्डर कर दिया। पूरे हिंदुस्तान को स्तब्ध कर देने वाले कोलकाता रेप और मर्डर कांड पर देश की सबसे बड़ी अदालत में सुनवाई शुरू हो चुकी थी। 3 जजों की बेंच मामले की सुनवाई कर रही थी। CBI submitted its status report to us of the investigation. We have also submitted a status report of the investigation. We will have a look at your report. We'll take it on the record. बीच में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ बैठे हुए थे। उनके एक तरफ सुप्रीम कोर्ट के जज मनोज मिश्रा मौजूद थे, तो दूसरी तरफ जस्टिस पारदीवाला मामले की सुनवाई के लिए मौजूद थे। मामले की जांच कर रही CBI के वकील के तौर पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता दलील पेश कर रहे थे, जबकि पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार का पक्ष रखने के लिए कपिल सिब्बल वहां मौजूद थे। Another, my lord, the status report may be sealed again, my lord, and retained in your lordship. Same for us. पूरा कोर्ट रूम खचाखच भरा हुआ था। सवाल जवाब का सिलसिला शुरू होने से पहले CBI के वकील सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता कोर्ट से कहते हैं कि वो स्टेटस रिपोर्ट देखी जाए जो बंद लिफाफे में कोर्ट को सौंपी गई। पूरे 10 मिनट तक सुप्रीम कोर्ट के तीनों जज उस रिपोर्ट को पढ़ते हैं, जिसमें CBI ने ये बताया था कि जांच कहां तक पहुंची है और किसका क्या रोल है। रिपोर्ट पढ़ने के बाद सबसे पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने पूछा, आरोपी का क्या मेडिकल टेस्ट हुआ है? इसके जवाब में सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि हमें वो नहीं मिली है। हम घटना के 5वें दिन जांच में आए, उससे पहले पुलिस ने जांच की। पश्चिम बंगाल सरकार के वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि हमने केस की डायरी दी है, रिकॉर्ड में देखा जा सकता है, पूरी टाइमलाइन भी दी है। इसके बाद CJI चंद्रचूड़ कहते हैं कि FIR ट्रेनी डॉक्टर के अंतिम संस्कार के बाद दर्ज हुई। CBI के वकील तुषार मेहता कहते हैं कि क्राइम सीन की भी वीडियोग्राफी तब हुई जब डॉक्टरों ने दबाव बनाया, और इस बात पर चीफ जस्टिस कहते हैं कि ये बात बहुत परेशान करने वाली है। सुबह 10:10 पर अननेचुरल डेथ की डायरी में एंट्री हुई, और इसके बाद रात में क्राइम सीन का डिमार्केशन हुआ। यानी कि अगर 12 घंटे मान लिया जाए तो 12 घंटे में तो सबूतों के साथ में किसी भी तरह की छेड़छाड़ हो सकती है। और ये बात हम नहीं कह रहे, ये बात ऐसा ही जो कहीं पर हवा में नहीं है, ये मुख्य न्यायाधीश ने इस पर चिंता जाहिर की है। ये कोलकाता पुलिस की कार्य प्रणाली के ऊपर बहुत बड़ा सवाल है। क्यों? क्योंकि जैसे ही कोई घटना होती है, अगर एक बार यह भी मान लिया जाए कि किसी ने सुसाइड ही किया है, वहां पर भी आप उस एरिया को पूरा कॉर्डन ऑफ करते हैं, उसको सील करते हैं। ये तो बहुत बड़ी लापरवाही है, और ऐसे में तो केस के साथ में, केस के सबूतों के साथ में पूरी तरह छेड़छाड़ हो गई हो, इस बात की आशंका से भी इंकार नहीं किया जा सकता। आपकी स्क्रीन पर मौजूद ये कोलकाता के RG कर अस्पताल का वही सेमिनार हॉल है जहां 31 साल की ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप के बाद बेरहमी से हत्या कर दी गई। 8 अगस्त की रात को मर्डर हुआ, जबकि 9 अगस्त की सुबह ट्रेनी डॉक्टर का शव मिला था। ट्रेनी डॉक्टर के आंख, मुंह और प्राइवेट पार्ट से खून बह रहा था। उसकी बॉडी पर जख्म के गहरे निशान थे। बावजूद इसके पुलिस ने इसे अननेचुरल डेथ का केस तो बताया, लेकिन FIR दर्ज करने में देरी की।
सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर में देरी की बात पर हैरानी जताई है। जस्टिस पारदीवाला ने पश्चिम बंगाल सरकार का पक्ष पेश कर रहे वकील से पूछा कि सिब्बल आप ही बताइए पोस्टमार्टम कब हुआ था। सिब्बल जवाब देते हैं कि शाम 6:10 से शाम 7:10 के बीच। जज पूछते हैं तब आपको पता था कि ये अननेचुरल डेथ है, फिर भी रात 11:30 बजे एफआईआर हुई। सिब्बल कहते हैं कि मेरी जानकारी में अननेचुरल डेथ भी दोपहर 1:45 पर दर्ज हुई है। इस पर जस्टिस पारदीवाला सख्त लहजे में कहते हैं कि कृपया जिम्मेदारी से जवाब दीजिए, आपको सिर्फ कागजात देखकर जवाब देना है और इतना समय लग रहा है। जज कहते हैं कि अगली तारीख में किसी जिम्मेदार पुलिस अधिकारी को यहाँ मौजूद रहने को कहिए जो हमारे सवालों का जवाब दे सके। पुलिस घटनास्थल पर पहुंचती है, इस हालात में बॉडी देखती है, मृतका का जो पार्थिव शरीर देखती है, हैवानियत हुई है और पुलिस उसको अननेचुरल डेथ मान करके पोस्टमार्टम करवा देती है और उसका अंतिम संस्कार भी करवा देती है। हत्या का मुकदमा दर्ज होता है रात में 11:15 बजे। ऐसे पुलिस अधिकारी, ऐसी पुलिस कटघरे में नहीं खड़ी होगी। और एफआईआर दर्ज कब होती है हत्या की? जब माता पिता दबाव बनाते हैं, डॉक्टर्स दबाव बनाते हैं, तब रात में 11:15 बजे हत्या का मुकदमा दर्ज होता है। सरकार ने जल्दी की उसकी अंतिम संस्कार करने में? थोड़ा जल्दीबाजी तो की थी सरकार ने, और प्रशासन ने भी बहुत जल्दीबाजी की थी। किस लिए किया था वो उसका मालूम है, लेकिन डेड मैंने पोस्टमार्टम के लिए ले जाने के लिए उसका जल्दीबाजी नहीं था। 4 बजे 4:30 बज गया उस टाइम में उस पोस्टमार्टम के लिए ले गया। और स्टूडेंट लोग इसलिए बोल रहा था कि सूरज रहने से अंदर ही उसका पोस्टमार्टम होना चाहिए, लेकिन वो लोग तो बाद में किया है। कपिल सिब्बल पश्चिम बंगाल सरकार और पुलिस के पक्ष में जो दलीलें पेश कर रहे थे उससे सुप्रीम कोर्ट के जज कन्विंस नहीं हो पा रहे थे और इसके बाद जज का गुस्सा सामने आता है। जज सवाल पूछते हैं कि पंचनामा कब हुआ। आगे कहते हैं कि क्या सीबीआई से कोई अधिकारी आया है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता कहते हैं कि ज्वाइंट डायरेक्टर है। जज कहते हैं कि मैम क्या आप हमें समझा सकती हैं कि रिकॉर्ड में इतना अंतर क्यों है। इस पर कपिल सिब्बल दखल देने की कोशिश करते हैं तो जज दो टूक लहजे में कहते हैं कि आपकी पुलिस ने जो प्रक्रिया अपनाई वो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड से अलग है और मैंने अपने 30 साल के करियर में ऐसा नहीं देखा। आपके पुलिस अधिकारी के काम करने का तरीका बिल्कुल सही नहीं था। कोर्ट ये कह रही है कि पुलिस को जानकारी मिलने के बाद भी काफी देर तक शव उसी हालत में घटना स्थल पर पड़ा रहा। पुलिस क्या कर रही थी? पुलिस को आप सोच नहीं सकते। जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन होती है, पुलिस के पास कोई जानकारी आती है तो वहां पर पुलिस क्या करती है? सबसे पहले पहुंचती है, पंचनामा करती है और बॉडी को पोस्टमार्टम रूम के लिए उसको वहां पर पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जाता है या फिर मॉर्चरी में रखा जाता है। लेकिन कोर्ट क्या कह रही है? कोर्ट कह रही है कि पुलिस को जानकारी मिलने के बाद भी काफी देर तक शव उसी हालत में घटना स्थल पर पड़ा रहा। सुप्रीम कोर्ट के जज ने साफ कहा कि 30 साल में कभी लापरवाही का ऐसा मामला नहीं देखा था। कोर्ट ने पुलिस के काम करने के तरीके को गलत ठहराया है। एफआईआर से लेकर पोस्टमार्टम तक हर जगह पुलिस की लापरवाही के कारनामे दर्ज हैं। अब आप खुद समझिए, सुप्रीम कोर्ट के जज का ये कहना कि मैंने अपने 30 साल के करियर में जो पुलिस ने यहाँ पर जांच प्रक्रिया अपनाई है ऐसा नहीं देखा। कोलकाता पुलिस की जांच की पूरी कलई खोलता है, कोलकाता पुलिस की जांच के ऊपर सवाल उठाता है और निश्चित तौर पर इसी वजह से कोलकाता पुलिस कटघरे में है, इसी वजह से मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई है। और अब बात करते हैं क्राइम सीन। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ कहते हैं कि डायरी एंट्री दिखाती है कि क्राइम सीन को पोस्टमार्टम के बाद संरक्षित किया गया। हमें दिख रहा है कि अननेचुरल डेथ भी रात 11:30 बजे लिखी गई। सिब्बल जवाब देते हैं कि ये पुलिस अधिकारी के पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद की एंट्री है। इस पर जज कहते हैं कि घटना स्थल पर कई अहम सुराग थे, लेकिन उसे संरक्षित करने में देर की गई। आपने घटना स्थल को संरक्षित करने में देर की, जिससे अहम सबूत मिट जाने का अंदेशा है। कोर्ट का साफ तौर पर कहना कि पुलिस अधिकारी जहां पर सुराग थे उस इलाके को संरक्षित किया ही नहीं गया।
घटना स्थल पर अहम सुराग हो सकते थे, लेकिन उसको संरक्षित नहीं करना। क्या जांच करेंगी कोलकाता पुलिस, और उसी जांच में अब सीबीआई को क्या मिलेगा? अपने आप में सवाल है। ये सवाल बार बार पूछा जा रहा है कि जब अस्पताल की इमरजेंसी बिल्डिंग में ट्रेनी डॉक्टर का शव मिला, उसी वक्त क्राइम सीन को संरक्षित क्यों नहीं किया गया? गौरतलब है कि बॉडी मिलने के बाद क्राइम सीन पर अस्पताल के कर्मचारी से लेकर स्टाफ तक आते जाते रहे। सीबीआई ने कोलकाता के आरजीकर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से भी बार बार यही सवाल किया था कि क्राइम सीन के साथ छेड़छाड़ क्यों होने दी गई, और अब यही बात सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने दोहराई है। सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता पुलिस को आज कड़ी फटकार लगाई है। सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट देखने के बाद कोर्ट ने जांच में तेजी लाने की जरूरत बताई। कोर्ट ने मजिस्ट्रेट से कहा कि आरोपी संजय रॉय के पॉलीग्राफी टेस्ट पर कल शाम 5 बजे तक आदेश दें। 3 जजों की बेंच ने साफ कहा कि मामले की सूचना मिलने से लेकर रिपोर्ट लिखने तक पुलिस ने हर बात में ढिलाई बरती। लंच ब्रेक के लिए सुनवाई रुक गई थी और दोपहर 2 बजे के बाद सुनवाई एक बार फिर से शुरू हुई। सुनवाई के दौरान कई बार सीबीआई के वकील, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और पश्चिम बंगाल सरकार के वकील कपिल सिब्बल के बीच तीखी बहस भी होती रही। कोर्ट में जिरह के दौरान सिब्बल ने सॉलिसिटर जनरल से कहा कि आप केवल पानी में कीचड़ डाल रहे हैं। इस पर एसजी ने जवाब दिया कि हम केवल पानी से कीचड़ हटा रहे हैं। सॉलिसिटर जनरल कोर्ट में सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट पर अपनी बात रख रहे थे। इस दौरान उन्होंने सिब्बल को हंसते हुए देखा तो कहा कि एक लड़की की जान चली गई है, कम से कम हंसिए तो मत। लंच के बाद कोलकाता पुलिस की रिपोर्ट पर सुनवाई हो रही थी और इस रिपोर्ट को देखने के बाद चीफ जस्टिस ने कुछ सवाल पूछे हैं। चीफ जस्टिस ने पूछा कि एफआईआर देर रात 11:30 बजे क्यों दर्ज की गई? इसको आखिर कैसे जस्टिफाई करेंगे? क्या वजह रही कि एफआईआर 14 घंटे की देरी से दर्ज हुई? कॉलेज के प्रिंसिपल को सीधे आकर एफआईआर दर्ज करानी चाहिए थी। वो आखिर किसका बचाव कर रहे हैं? उन्होंने इस्तीफा दिया तो दूसरे कॉलेज का काम उन्हें क्यों सौंप दिया गया? देखिए, काफ़ी डिटेल में जो है इंक्वायरी की जा रही है कोर्ट द्वारा, और जो टाइमिंग्स है, जो यूडी केस दर्ज किया गया वो पोस्टमार्टम से पहले किया गया, बाद में किया गया, इसको लेकर एक कन्फ्यूजन रहा था। कोर्ट द्वारा काफ़ी सख्त तरीके से क्वेरी भी की गई, तो इसको क्लैरिफाई किया गया कि यूडी केस जो है वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पहले ही रजिस्टर किया जा चुका था और मजिस्ट्रेट द्वारा भी अपनी रिपोर्ट दी जा चुकी थी, और उसके बाद जो है एफआईआर 11:30 पर एफआईआर दर्ज हुई थी, ना कि यूडी केस दर्ज हुआ था। सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद सीधे ममता सरकार पर सवाल उठे हैं। आपकी स्क्रीन पर आरजीकर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष मौजूद है, जिनसे सीबीआई ने 7वें दिन लगातार पूछताछ की है। आरजीकर अस्पताल के प्रिंसिपल के रवैये और उनके अपराध से निपटने के तरीके पर जब सवाल उठने लगे तो उन्होंने 3 दिन बाद अपने इस्तीफे का ऐलान कर दिया, लेकिन उसके 8 घंटे के अंदर ही ममता सरकार ने उन्हें नेशनल मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट डॉक्टर अख्तर अली एबीपी न्यूज से बात करते हुए बताया कि कॉलेज का पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष अक्सर ये दावा करता था कि उसको कोई इस अस्पताल से हिला तक नहीं सकता। वो कुछ भी कर लेते थे लेकिन उनको हिलाया नहीं जा सकता, ऐसी क्या रसूख था? ये देखिए, 2 बार उनका ट्रांसफ़र हुआ और मैंने उनके अगेंस्ट में विजिलेंस कमीशन, एंटी करप्शन काफ़ी जगह कंप्लेंट किया, डॉक्यूमेंट के साथ, एविडेंस के साथ, मगर कोई एक्शन नहीं हुआ। इतना ज़रूर बोलते थे कि किसी का दम नहीं है कि मुझको हिला ले। वो नाम नहीं कोट करते थे, मगर बोलते थे कि किसी, मैंने बंगला में ही बोलते थे, कारो क्षमता नहीं, दम नहीं कि আমাকে এখান থেকে সরাতে পারবে। कोई उनके अगेंस्ट में बोलने का हिम्मत नहीं करते थे, क्योंकि वो बहुत गलत इंसान थे। स्टूडेंट लोगों को फेल कराते थे, फेल करा करके उनसे पैसे लेना, प्लस उन्होंने एक स्टूडेंट का ग्रुप तैयार करके रखा था जिनको बैठा के शराब पिलाते थे, उनसे पैसा कलेक्ट करवाते थे और जूनियर स्टूडेंट लोगों को धमकाना, डराना इन लोगों का काम था। और अब बीजेपी ने ममता सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है।
वो न सिर्फ ममता पर आरोप लगा रही है बल्कि सीएम पद से उनका इस्तीफा मांग रही है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को इतना दहाड़ा, इतना प्रताड़ित किया कि कोई भी राज्य सरकार के मुखिया होता तो शर्म के मारे अपने पद से इस्तीफा दे देते। लेकिन ये हमारा मुख्यमंत्री जो है माननीय ममता बनर्जी इतना निर्लज्ज महिला बन गई है कि कुर्सी का मोह उसे ऐसा पा गया है कि वो अपना कुर्सी छोड़ने के लिए राजी नहीं है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने भी एबीपी न्यूज से बात करते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार एक्शन नहीं ले रही है। सुप्रीम कोर्ट वांट्स एक्शन, नॉट एन एलिबी फॉर इनएक्शन। बंगाल में प्रशासन से एक्शन नहीं होता, इनएक्शन 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 एवरीवेयर। कोर्ट में सुनवाई के दौरान कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष की भूमिका को लेकर भी सवाल उठाए गए। कोर्ट ने कहा कि प्रिंसिपल ने एफआईआर में देरी क्यों की। फिलहाल सीबीआई ने प्रिंसिपल से 7वें दिन पूछताछ की है और कोर्ट से उसके पॉलीग्राफिक टेस्ट की इजाजत ले ली है। अब इस टेस्ट में क्या निकलता है, इस पर सबकी नजरें टिकी हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।